हेलो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट हिंदी लैंग्वेज निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उचित उत्तर का विकल्प का चयन कीजिए। लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है? प्रारंभिक स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर। तो लिपि का सही ज्ञान हमें प्रारंभिक स्तर पर ही बच्चे को करा देना चाहिए ताकि भाषा में कोई परेशानी उसको ना आए। तो इसका पहला उत्तर सही होगा एक। अक्षर बोध प्रणाली प्राचीन प्रणाली के माध्यम से छात्रों में निम्न में से किस शिक्षण संबंधी कठिनाई का निवारण होता है? वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, उच्चारण शुद्ध होता है, विवरण दोष नहीं आ पाता, ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा, अगर अक्षर बोध प्रणाली में बच्चों की कठिनाइयों को अगर निवारण कर दिया जाता है तो उनका उच्चारण सही होता है। दो उत्तर इसका सही होगा। सभी छात्रों में सीखने की अधिगम एवं अर्जन क्षमता होती है। भिन्न भिन्न, समान, एक व दोनों, दोनों में से कोई नहीं। तो सभी छात्रों में जो सीखने एवं अधिगम अर्जन की क्षमता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर ये अलग अलग होती है। भाषा के कार्य एवं उसके विकास में भाषा के मुख्य तत्व होते हैं ध्वनि, संकेत, चिन्ह, ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ध्वनि, संकेत, चिन्ह, ये सभी इसका सही उत्तर है। कौशलात्मक उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य कौशल से संबंधित नहीं है? पढ़ना, लिखना, सुनना, साहित्य में रुचि। तो साहित्य में रुचि इसका सही उत्तर नहीं है। सुबोपोली, पढ़ना, लिखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सभी हमारे कौशल हैं। तो भाषा के कौशल हैं। प्रश्न नंबर 66, निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? चयन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, उत्प्रेरक का सिद्धांत, ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा 4, ये सभी सिद्धांत शिक्षण के सिद्धांत हैं। प्रश्न नंबर 67, आपकी कक्षा के बच्चे में अनुशासनहीनता की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए आप निम्न में से क्या उपचार करेंगी? अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों को कक्षा से निकाल देंगे, गलत है ये। शिक्षण कार्य को रोचक बनाएंगे जिससे अनुशासनहीनता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ये सही लग रहा है। अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों के अभिभावकों को सूचित करेंगे, अनुशासितहीन छात्रों को विशेष सुविधाएं प्रदान करके उन्हें प्रसन्न रखेंगे। तो इनमें से सबसे सही अच्छा लग रहा है 2, शिक्षण कार्य को रोचक बनाएंगे जिससे अनुशासनहीनता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। प्रश्न नंबर 68, भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किसमें होता है? शुद्ध उच्चारण करने में, शुद्ध लिखने में, शुद्ध पढ़ने में, निम्न में से किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा श्रव्य सहायक सामग्री शुद्ध उच्चारण में प्रयोग की जाती हैं। भाषा शिक्षण मूल्यांकन से अभिप्राय है निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया, वांछित व्यवहारगत परिवर्तन की जानकारी, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा, मूल्यांकन में क्या करते हैं? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, व्यवहार में परिवर्तन की जानकारी लेते हैं, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति हुई कि नहीं यह भी देखते हैं। तो चौथा उत्तर इसका सही होगा। एक शिक्षक के लिए छात्रों में शब्दों के उच्चारण, शुद्ध उच्चारण का विकास कराना भाषा शिक्षण की एक प्रमुख चुनौती है। इसके समाधान हेतु आप क्या उपाय करेंगे? बालकों को खेलने की शिक्षा देंगे, बालकों को वाचन की शिक्षा देंगे, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा 3, एक व दो दोनों। बालकों को खेलने की लेखन की शिक्षा देंगे, लिखने से बच्चों में शुद्ध उच्चारण एवं सही लिख पाएंगे वो। बालकों को वाचन की शिक्षा देंगे, बच्चे पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे तो उससे शुद्ध उच्चारण होगा। तो इसका तीसरा उत्तर सही होगा। कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे, शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे, बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे, गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगी। तो इसका सही उत्तर होगा, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे। तो हमें मालूम है कि अधिगम में गलतियां होना स्वाभाविक है और इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे ताकि बच्चे शुद्ध चीज़ को सीख सकें। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास कराना,
छात्रों में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्मव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना। उपयुक्त सभी, तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी क्रियाएं भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं। भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, अनुकरण करना। तो भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है अनुकरण करना। दूसरों को अगर कोई शुद्ध उच्चारण कर रहा है तो उसका अनुकरण करके हम भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हुई है। आप उससे ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी। बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। ता वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगी। ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। तो इसका सही उत्तर होगा बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। 74 का सही उत्तर है बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी। यानी सुरभि से बार बार इस तरह के शब्द बुलवाएंगी और उस पर ध्यान न देंगी। बोलते समय ध्यान न दें। अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं। ऐसी स्थिति में शिक्षक भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास कराते रहें। विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक अपने खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की क्रिया आरंभ न करवाएं। तो इसका सही उत्तर होगा 1, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। 1 उत्तर इसका सही। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1732 में जब मोहम्मद शाह मुगल शासक था, जयसिंह को मालवा का शासक बनाया गया। उसे नियुक्त करने का उद्देश्य मराठों को मालवा से भगाना था, लेकिन जयसिंह इस कार्य को करने में विफल रहा और जयपुर लौट गया। इसी समय मराठों ने मालवा पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रदेश को सुव्यवस्थित रखने के लिए पेशवा ने जागीर प्रथा प्रारंभ की तथा स्थानीय सरदारों को जागीरें प्रदान की। इसी समय सिंधिया को उज्जैन, आनंदराव पवार को धार, होलकर को मालवा और तुकोजी को देवास की जागीरें प्रदान की गईं। इस प्रकार सिंधिया, होलकर तथा पवार की नवीन रियासतों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये नवीन रियासतें मालवा क्षेत्र के नवयुग की पथ प्रदर्शक रहीं। इन रियासतों ने मालवा की सांस्कृतिक चेतना को भी प्रभावित किया। 1741 के बाद मुगल साम्राज्य का संबंध सदा के लिए मालवा से समाप्त हो गया। कौन मालवा में नवयुग के पथ प्रदर्शक थे बने? मुगल शासक, नवीन रियासत, अंग्रेजी कंपनी, अफीम की खेती। तो इसका सही उत्तर है 2, नवीन रियासतें। नवीन रियासतें नवयुग के पथ प्रदर्शक बनी। शब्द विफल का विपरीतात्मक शब्द है सफल। विफल का क्या होगा? सफल। विफल माने फेल हो जाना, सफल माने पास हो जाना। प्रथा शब्द से तात्पर्य है रीति। प्रथा शब्द से तात्पर्य क्या है? रीति। सुव्यवस्थित में प्रयुक्त उपसर्ग है। सुव्यवस्थित में प्रयुक्त उपसर्ग है सो। नवीन रियासतें किस क्षेत्र की पथ प्रदर्शक बनी? मालवा। किसकी बनी? मालवा। 80 का 1 सही है। मुगल शासक मोहम्मद शाह ने 1732 में किसे मालवा का शासक नियुक्त किया? तो ये था उदय सिंह। किसको किया था? उदय सिंह। मालवा पर अधिकार करने के बाद पेशवा ने वहाँ कौन सी प्रथा प्रारंभ की? तो इसमें प्रारंभ की थी जागीर प्रथा। कौन सी प्रथा आरंभ की थी? जागीर प्रथा। मालवा में पेशवा ने किसे जागीर प्रदान नहीं की? तो सिंधिया को की, होलकर की, पवार की, कोई भोंसले को नहीं की थी। तो 83 का 4 उत्तर सही होगा। किस वर्ष मुगलों का संबंध मालवा से सदा के लिए समाप्त हो गया? तो ये था 1741। 1741 दूसरा इसका उत्तर सही है। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तरी सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियां शहीदों के खून से सनकर लाल हो गईं। हजारों माओं की गोदें सूनी हो गईं। हजारों की मांग का सिंदूर पुछ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गई। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था। देश का हौसला पस्त था। कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्मी हस्तियां आयोजन में शामिल हों तो भीड़ उमड़ेगी। वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो
जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया, लेकिन स्वर और स्वर के बिना गीत का क्या। प्रदीप संगीत निर्देशक श्री रामचंद्र के पास पहुंचे। उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। 26 जनवरी का शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तभी तब जो धन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर में सब शांत रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती से भरा स्वर सुनाई पड़ा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। समय जैसे थम गया। सभी के मन एक ही भाव, एक ही रस में डूब गई। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। आंसू थे कि थमते नहीं। ए मेरे वतन के लोग गीत के बारे में क्या सच नहीं है। श्री रामचंद्र ने संगीत दिया, लता मंगेशकर ने सुर दिया, प्रदीप ने लिखा, मन्ना डे ने सुर दिया। तो इसका सही उत्तर है 4, मन्ना डे ने स्वर दिया। ये सही नहीं है। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण क्या था। रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा, चीन का दबाव, हजारों युवकों का शहीद होना। तो इसका सही उत्तर है हजारों युवकों का सही होना। रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई थी। गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है। प्रदीप और रामचंद्र दिल्ली जाएंगे। 26 जनवरी को पर्व मनाएंगे। फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी। तो इसका सही उत्तर है 1, गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है। पीठ में छुरा भोंकने का क्या अर्थ है। विश्वासघात करना। विश्वासघात करना इसका अर्थ होता है। जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया। भीड़ जुटाने के लिए। किसके लिए किया गया। भीड़ जुटाने के लिए। मांग का सिंदूर पुछ जाना, मुहावरे का अर्थ है विधवा हो जाना। इसका अर्थ है विधवा हो जाना। तो ये थे सीटेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें। चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।